उसे जिंदगी भर का पछतावा देने के लिए मैंने फैसला किया कि मैं उसी के हाथों मरूंगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि अपने जूनियर की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वो उसके साथ एक वेडिंग करने जा रहा था। जैसे ही उसने हाँ कहा, मैंने सिस्टम को इन्फॉर्म कर दिया कि मुझे इस दुनिया से निकाल दे। सिस्टम ने पूछा, होस्ट, क्या आप एक और बार ट्राई नहीं करना चाहते? मैंने कहा, नहीं, मेरा दिल टूट चुका है। शैनली ने मुझे 2 बार डिवोर्स के लिए फोर्स किया, लेकिन मैं वादे के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं पहुंच पाया जब तक कि मैं एक टर्मिनल इलनेस के पेशेंट के रूप में ऑपरेशन टेबल पर नहीं लेट गया। और वो जो मेरा लीड सर्जन था, डर और निराशा से भर गया। तुम कैसे हो सकते हो? जिस बात ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया वो ये थी कि सिस्टम की सेटिंग के मुताबिक मैं उसी के हाथों मरने वाला था, ताकि वो जिंदगी भर पछताता रहे। शनली एक सर्जन है और पूरे हॉस्पिटल में उसे एक मिरेकल डॉक्टर माना जाता है। वो बहुत बिजी रहता है, इतना बिजी कि उसने मुझे वी चैट पर मैसेज करके डिवोर्स के लिए कहा। थोड़ा फ्री होकर डिवोर्स ले लेते हैं, आमिंग इमोशनली स्टेबल नहीं है, वो और वेट नहीं कर सकता। टेबल पर रखे ठंडे हो चुके टमाटर के सूप और पिघलते हुए क्रीम केक को देखकर मुझे लगा जैसे ये हमारा रिश्ता ही है। स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर वेडिंग तक हमारे पूरे 10 साल एक झटके में बिखर गए। मैंने उसे कई बार कॉल किया और चौथी बार में उसने उठाया। उसने रूखेपन से पूछा, क्या काम है? मैं अभी बिजी था। मैंने बिना सोचे सॉरी बोलना चाहा, ये सोचकर कि वो ऑपरेशन कर रहा होगा। आखिर एक डॉक्टर को अपने पेशेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। लेकिन तभी मुझे फोन से एक लड़के की आवाज आई, कपड़े उतर गए हैं, तुम जल्दी आओ। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। शैनली, अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। उसने बिना किसी परवाह के एक्सप्लेन किया, तुम गलत समझ रहे हो, मैं आमिंग के डॉग को नहला रहा हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद की और नाखून हथेलियों में चुभा लिए। शेन शिंगली, अगर हमने डिवोर्स लिया तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। ये सिस्टम की ओरिजिनल सेटिंग थी जिसे कोई नहीं बदल सकता था। उसने कुछ नहीं कहा, बस फोन के उस पार से चलने की आवाज आई। शायद वो बात करने के लिए दूसरी जगह गया था। उसने अपनी आवाज नीचे की और बोला, मैं तुम्हें बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये सिर्फ एक रस्म है। उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के बाद हम वापस साथ आ जाएंगे। तुम बार बार गायब होने की बात कहकर मुझे फोर्स क्यों करते हो? जब भी वो मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाता उसका मतलब होता कि वो गुस्से में है। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो शैनली की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि उसने हमेशा कहा था कि उसे मेरी खामोशी से बहुत चिढ़ है। फूजो, थोड़ा मैच्योर बनो, मैंने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तुम आधी रात को गू हाउमिंग के घर पर हो और मुझे मैच्योर बनने के लिए कह रहे हो? क्या तुम्हें ये मजाक नहीं लगता? आखिर स्ट्रिक्टली लीगली तुम अभी भी मेरे पार्टनर हो। उस तरफ से एक लंबी आ सुनाई दी और फिर उसके शब्दों ने मेरे दिल को चीर दिया। फूजो, मुझे ये फ्राइडे को वेडिंग करने दो। मैंने चम्मच से थोड़ा क्रीम केक अपने मुंह में डाला, लेकिन मेरी जीभ पर एक कड़वाहट छा गई। कितनी अजीब बात है, उसे गू हाउमिंग का डॉग नहलाना याद है, लेकिन उसे ये याद नहीं कि आज मेरा बर्थडे है। शायद जब दिल ही यहाँ नहीं है तो यादें भी चली जाती हैं। सिस्टम, क्या तुम बर्थडे सॉन्ग गा सकते हो? नहीं, मैं सिर्फ प्रेज सॉन्ग्स गा सकता हूँ। मैं थोड़ा हंसा, तो फिर रहने दो, जब मैं मरूंगा तब गाना। मुझे इस दुनिया से आज़ाद कर दो। यहाँ से निकलने के बाद मैं अपनी ओरिजिनल दुनिया में वापस जा सकूंगा। वहाँ भले ही मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे पास ऐसे फैमिली और फ्रेंड्स थे जो मुझसे प्यार करते थे। मुझे अपने पुराने मोहल्ले का खाना और पुरानी मार्केट का सूप बहुत याद आता है। और हाँ, मेरे डैड की बनाई हुई गर्मा गर्म क्ले पॉट पॉरेज भी। यहाँ इस दुनिया में मैं सिर्फ शैनली के लिए ही खाना बनाता था, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और उसके हाथ उसके पेशेंट्स और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब मैंने गू हाउमिंग का वीचैट मोमेंट देखा तो मैं पूरी तरह से टूट गया। वो खूबसूरत हाथ जिनकी मैंने इतनी केयर की थी, वो अब बहुत प्यार से गू हाउमिंग के लिए क्रेफिश छील रहे थे। उस पोस्ट का कैप्शन था, मिरेकल डॉक्टर सिर्फ मेरे लिए क्रेफिश छील रहे हैं। ये देखकर मुझे लगा जैसे मेरा सारा प्यार और सैक्रिफाइस सिर्फ एक मजाक था। होस्ट, क्या आप एक और बार ट्राई नहीं करेंगे? नहीं, अब मेरा दिल मर चुका है। जिस पल उसने डिवोर्स लेने का फैसला किया था, उसी पल से ये मिशन फेल होना तय हो गया था। मरना तो है ही, तो फिर जल्दी आज़ाद क्यों न हो जाऊं? सिस्टम ने कहा, होस्ट, इस दुनिया को छोड़ने में थोड़ा दर्द होगा, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप मरने का तरीका खुद चूज कर सकते हैं। मैंने ध्यान से सोचा और धीरे से मुस्कुराया। शैनली को कभी यकीन नहीं हुआ कि मैं सच में गायब हो जाऊंगा। तो फिर मुझे उसी मिरेकल डॉक्टर के हाथों से मरने दो। मुझे यकीन है कि उस वक्त उसका एक्सप्रेशन देखने लायक होगा। फ्राइडे को मैं वादे के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं जा पाया। सिस्टम का सेपरेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद मेरी बॉडी तेजी से कमजोर होने लगी। मेरी इम्यूनिटी बहुत गिर गई थी। मुझे बुखार हो गया और मेरे होंठ सूख कर फटने लगे थे। मुझे अचानक से ठंड लगने लगी। पहले जब भी वो घर पर होता था, मुझे हमेशा गुनगुना पानी पीने को मिल जाता था। मुझे उसकी छोटी छोटी बातों में केयर करने की आदत हो गई थी। लेकिन आंखें खोलने पर मुझे याद आया कि वो तो बहुत पहले ही घर छोड़कर जा चुका है। उसी दिन, जिस दिन उसने गू हाउमिंग से वेडिंग के लिए हाँ कहा था, उसने कहा था वो मेरी टीचर का बेटा है, उनके खातिर मुझे उसका ध्यान रखना होगा। वो मरने ही वाला है, ये बस एक वेडिंग की रस्म है, तो मैं थोड़ा बड़ा दिल रखना चाहिए। उस दिन मैंने उसे सीधे देखते हुए पूछा था, अगर ये सिर्फ एक रस्म है तो फिर डिवोर्स पेपर्स क्यों फाइल करने हैं? उसने अपनी आंखें झुका ली। उसके गोरे चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक आ गई थी। मैं उसे थर्ड पर्सन बनकर मरने तो नहीं दे सकता। हाँ, सही कहा, अगर हम लीगली अलग नहीं हुए तो वो थर्ड पर्सन ही कहलाएगा।
तो इसका मतलब उनका ये ड्रामा पूरी प्लानिंग के साथ चल रहा था। मैंने उसे शांत होकर देखा। चिनली, अगर एक बार डिवोर्स हो गया तो मैं कभी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊंगा। वो एक पल के लिए चौंका, अपना लगेज जमीन पर फेंका और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो किसके साथ जाओगे? तुम नहीं तो कहा था कि इस दुनिया में तुम अनाथ हो, मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। शायद उसकी पकड़ से मुझे दर्द हुआ या शायद उसकी बातों ने मेरे दिल को छलनी कर दिया था। मैंने किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए उसे धक्का दिया। मुझे छोड़ो, तुमने ही पहले मुझे ठुकराया है। लेकिन वो बिना परवाह किए मेरे गले लग गया। हमारे 10 साल के प्यार को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। आ जाओ, दुखी मत हो। तुम्हें दुखी देखकर मुझे और दर्द होता है। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? वो बेचैनी से मुझे शांत करने लगा। मेरे होठों से लेकर मेरी गर्दन तक मुझे चूमने लगा। शनली ने कहा था कि वो भी अनाथ था और उसके टीचर ने बचपन से उसकी देखभाल की थी। उसने कहा था कि गु हाओमिंग उसके लिए सिर्फ एक छोटे भाई जैसा है। मैंने उसकी बात मान ली। आखिर गु हाओमिंग को एक बहुत रेयर टर्मिनल इलनेस थी और वो मरने वाला था। सिस्टम ने कहा था, होस्ट, अगर 3 महीने के अंदर आपकी मैरिज वापस जुड़ जाती है तो मिशन फेल नहीं माना जाएगा। लेकिन एक हफ्ते बाद जब मैं शनली के लिए हॉस्पिटल में सूप लेकर गया तो मैंने पार्किंग लॉट में कुछ देखा। गु हाओमिंग अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। खिड़की पूरी खुली थी। शनली बाहर खड़ा था, अपने सफेद कोट की जेब में हाथ डाले एकदम हैंडसम लग रहा था। लेकिन अगले ही पल वो नीचे झुका और उस इंसान को किस किया जिसे वो अपना छोटा भाई कहता था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर बर्फ का ठंडा पानी डाल दिया हो। मैं सुन खड़ा होकर देखता रहा। उसने अपनी पतली उंगलियों से बहुत प्यार से उसके बाल सहलाए और कहा, अच्छे बच्चे की तरह घर जाकर आराम करो। गु हाओमिंग ने शायद कुछ कहा, फिर अपने सनग्लासेस पहनकर कार वहां से निकाल ली। ये सब कितना जाना पहचाना लग रहा था ना। वो पहले मेरे साथ भी तो बिल्कुल ऐसा ही करता था। वो गु हाओमिंग की शादी की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था। उस पल मुझे समझ आ गया, क्या ये सच में सिर्फ दया और जिम्मेदारी थी? शायद उसका दिल बहुत पहले ही बदल चुका था। हमारे प्यार के वादों को तोड़े बिना कितनी आसानी से वो एक दूसरे आदमी की तरफ अट्रैक्ट हो गया था। कोई हैरानी की बात नहीं कि उसे डिवोर्स की इतनी जल्दी थी। मैंने वो सूप सीधा डस्टबिन में फेंक दिया और उसी के साथ अपने उस दिल को भी फेंक दिया जिसने कभी उसे टूट कर चाहा था। बुखार की उस बेहोशी में मेरा फोन बार बार बज रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर फोन उठाया। फोन पर शनली की झुंझलाई हुई आवाज आई, तुम्हें टाइम की कदर है या नहीं? मैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं बुखार में पूरी तरह कंफ्यूज था। मुझे याद ही नहीं था कि आज हमारे डिवोर्स का दिन था। मैंने कमजोर आवाज में कहा, मुझे बहुत तेज बुखार है, क्या हम किसी और दिन जा सकते हैं? मुझ में उठने तक की ताकत नहीं है, मैं कैसे आऊं? उसने फोन पर एक छोटी सी हंसी हंसी, तुम भूल गए कि मैं एक डॉक्टर हूं। तुम्हारी बॉडी तो बैल जितनी मजबूत है, तुम्हें बुखार कैसे हो सकता है? तुम 28 साल के हो, आज़ाओ जैसे कोई छोटे बच्चे नहीं हो, तो ये नखरे करना बंद करो। मुझे सच में उसकी बात पर हंसी आ गई। शायद उसे याद नहीं कि जिस छोटे लड़के की वो बात कर रहा है वो मुझसे सिर्फ 2 साल छोटा है। कभी वो मुझे भी प्यार से छोटा लड़का बुलाता था। शायद अब वो मुझसे बोर हो गया है। कोई बात नहीं, अब मुझे उससे कोई उम्मीद भी नहीं थी। दूसरी बार डिवोर्स के दिन भी मैं नहीं पहुंच पाया। घर से निकलते वक्त एक एक्सीडेंट हो गया। चौराहे पर एक 2 साल की छोटी सी बच्ची जो फ्रॉक पहने हुए थी सड़क पार करने के लिए भाग रही थी। उसी वक्त एक स्पीडिंग कार टर्न ले रही थी। मेरे पास सोचने का टाइम नहीं था। मैंने पूरी ताकत से उस बच्ची को सेफ एरिया की तरफ धक्का दे दिया। धड़ाम। मुझे महसूस हुआ कि कार मुझे टक्कर मारने वाली है। उस हिट एंड रन ड्राइवर ने 1 सेकंड के लिए भी ब्रेक नहीं लगाया। उसने स्पीड बढ़ाई और वहां से भाग गया। मैंने मुड़कर देखा तो वो नंबर प्लेट बहुत जानी पहचानी लग रही थी। पलक झपटते ही मुझे हॉस्पिटल की पार्किंग लॉट याद आ गई। वो गु हाओमिंग की कार थी। टक्कर मारने वाला वही था। उस बच्ची को उसके डरे हुए घरवाले गोद में उठा चुके थे। वो बच्ची जोर जोर से रोते हुए बोली, अंकल को चोट लग गई। मुझे सिर्फ दर्द महसूस हो रहा था, एक ऐसा दर्द जैसे मेरे शरीर के अंदर का हर हिस्सा टूट गया हो। लेकिन वहां वैसा खून नहीं था जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। सिस्टम, क्या मैं मरने वाला हूं? मेरे प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। इसका थोड़ा अफसोस है, लेकिन मरने से पहले एक जान बचा ली तो अब मुझे मरने से कोई रिग्रेट नहीं है। सिस्टम कुछ सेकंड के लिए अटका और फिर एकदम कामली बोला, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, सेट की गई डेथ डेट से पहले आप अभी नहीं मर सकते। जिस दिन आप इस दुनिया से लॉग आउट करेंगे, कार एक्सीडेंट की सारी चोटें उसी दिन आपकी बॉडी पर दिखाई देंगी। सिस्टम ने थोड़े नखरे के साथ आगे कहा, ये एक स्पेशल बोनस है जो मैंने आपके लिए अरेंज किया है। मुझे अचानक सिस्टम बहुत क्यूट लगा। मैं मुस्कुरा दिया। बहुत बढ़िया। उस दिन शनली को देखने देना कि उसके नए पति ने मुझे टक्कर मारकर मेरी क्या हालत कर दी है। उस बच्ची के पापा मम्मी मेरे चारों तरफ खड़े थे। बच्ची के पापा ने लाल आंखों के साथ कहा, आपने हमारी बच्ची की जान बचाकर हमारे पूरे परिवार को बचा लिया है। वो लोग मेरे सामने घुटनों के बल बैठने ही वाले थे। मैंने उन्हें बार बार कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने जबरदस्ती मुझे अपनी कार में बिठाया और हॉस्पिटल ले गए। आप कैसे ठीक हो सकते हैं? उस कार का बम्पर तक पिचक गया था। क्या इंसान कार से ज्यादा मजबूत हो सकता है? हार मानकर मैंने शनली को मैसेज कर दिया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और हमें डिवोर्स की डेट बदलनी पड़ेगी। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो लोग मुझे उसी हॉस्पिटल में लाएंगे जहां शनली काम करता था। टेस्ट्स के रिजल्ट्स आते ही मुझे अपने सिर के ऊपर से एक जानी पहचानी आवाज आई। शनली एक आंधी की तरह कमरे में घुसा। उसके माथे पर पसीना था, जैसे वो बाहर से भागता हुआ आया हो।
सामने खड़े डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डॉक्टर शेन, फिक्र मत कीजिए, सब ठीक है। सिस्टम की सेट की गई डेथ डेट से पहले कोई भी मेडिकल मशीन मेरी बॉडी की चोट को डिटेक्ट नहीं कर सकती थी। शेनली ने धड़कते दिल के साथ एक एक टेस्ट रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी। जब उसने सिर उठाया तो उसकी आंखों में एक अजीब सा और तीखा गुस्सा था। ना कोई बाहर की चोट, ना कोई अंदर की चोट। ये कैसा कार एक्सीडेंट है? आजहू, तुम इस तरह एक के बाद एक बहाने बनाकर आखिर क्या साबित करना चाहते हो? मैंने अपने दोनों हाथ बांध लिए और कहा, मैं कार एक्सीडेंट का शिकार हूं, और हाँ, टक्कर मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नया पति था। वो हिट एंड रन का केस है। उसने बिना एक सेकंड सोचे मुझे टोक दिया। ये इम्पॉसिबल है। आमिंग बहुत सीधा साधा लड़का है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं सीधा साधा नहीं हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं? मेरी बात सुनकर हम दोनों चुप हो गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि उसे भी एहसास हो गया था कि वो मुझसे ज्यादा गू हाओमिंग पर ट्रस्ट करता है। मैंने अपने मन में सिस्टम से पूछा, क्या गू हाओमिंग पकड़ जाएगा? सिस्टम ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बिल्कुल, इस दुनिया में भी कानून का राज है। तो फिर मुझे तसल्ली है, अब उसकी मासूमियत का फैसला कानून ही करेगा। अगर सिस्टम ने मुझे बचाया ना होता तो उस भयानक टक्कर से मैं कब का मर चुका होता। वो एक पक्का हिट एंड रन था। मैंने हाथ उठाकर टाइम देखा। शेनली, चलो अभी रजिस्ट्रार ऑफिस चलते हैं, वरना मेरे पास टाइम नहीं बचेगा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और रूखेपन से बोला, तुम्हारे पास टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। 3 दिन बाद दोपहर 4 बजे। मैंने सिस्टम से पूछा था कि आखिर इस टाइम में क्या स्पेशल है। 10 साल पहले ठीक दोपहर 4 बजे मैं और शेनली पहली बार मिले थे। जहां से शुरुआत हुई वहीं पर अंत भी होना चाहिए। शेनली ने खामोशी से खिड़की के बाहर देखा और बोला, अजू, तुम्हें साइकेट्री डिपार्टमेंट में जाकर दिखाना चाहिए। मुझे उसकी बात पर सच में हंसी आ गई। शेनली, बीमार मैं नहीं तुम हो, एक घटिया इंसान जो दोनों तरफ मजे लूटना चाहता है। मैं वहां से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने मेरी कलाई पकड़ ली। तुमने आजकल ठीक से खाना नहीं खाया है, तुम पतले हो गए हो, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले कुछ खा लो अजू। मैं मना करने ही वाला था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने स्क्रीन पर गू हाओ मिंग का नाम देखा। शेनली ने झटके से मेरा हाथ छोड़ दिया। फोन पर वो रोते हुए आवाज में कह रहा था कि उसे कोई बुरा सपना आया है और वो बहुत डर गया है। शेनली ने बहुत प्यार से उसे शांत किया, मेरी तरफ एक नजर देखा और बोला, हाँ, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। कॉल कटने के बाद उसकी आंखों में एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखी। अजू, तुम जाकर खाना खा लो। मैंने अपने मन में एक ठंडी हंसी हंसी। क्या वो सच में बुरा सपना था, या किसी को टक्कर मारने के बाद का डर और गिल्ट? चलो, ये भी अच्छा है। शेनली ने एक बार फिर उसे चूज किया और मेरे साथ अपना आखिरी खाना खाने का मौका गवा दिया। जब फ्यूचर में उसे ये बात याद आएगी तो क्या उसे पछतावा नहीं होगा? मेरी जिंदगी के आखिरी काउंटडाउन में मैं ऑपरेशन टेबल की उस ठंडी सतह पर लेटा हुआ था। मेरे शरीर का एक एक अंग ऐसे दर्द कर रहा था जैसे कोई उन्हें कुचल रहा हो। कोई बात नहीं, थोड़ा सा दर्द और सहना है। बहुत जल्द मैं वापस जाकर अपने डैड के हाथ की बनी क्ले पॉट पॉरेज खा सकूंगा। मेरे कानों में अभी भी शेनली के गुस्से से भरे शब्द गूंज रहे थे। फुजू, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता? अमिंग मरने वाला है, क्या तुम थोड़ा बड़ा दिल नहीं दिखा सकते? ये सब इसलिए क्योंकि मैंने तीसरी बार डिवोर्स का प्लान कैंसिल कर दिया था। लेकिन मैंने उसे बताया तो था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मरने वाला हूँ। ये उसकी बदकिस्मती है कि उसने मेरी बात नहीं मानी। 10 मिनट बाद शेनली अपनी सर्जिकल स्क्रब्स पहनकर बिना किसी एक्सप्रेशन के ऑपरेशन थिएटर में आया। वैसे तो ये ऑपरेशन उसे नहीं करना था, लेकिन सिस्टम की सेटिंग ही कुछ ऐसी थी कि कोई भी डॉक्टर आए, आखिर में सर्जन वही बनेगा। सिस्टम, मेरी ये टर्मिनल इलनेस आखिर है क्या? सर्जन शेनली के लिए एक बहुत बड़ा शॉक। सिस्टम की आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे वो किसी का मजाक उड़ा रहा हो। मुझे एनेस्थीसिया दिया जा चुका था और शेनली ने ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर ली थी। उसके असिस्टेंट ने धीरे से पूछा, डॉक्टर शेन, क्या आप ये कर पाएंगे? उस असिस्टेंट को मेरी सारी इन्फॉर्मेशन पता थी। उन सब ने छुपकर शेनली की बहुत तारीफ भी की थी कि डॉक्टर शेन मेंटली बहुत स्ट्रांग है। जो इंसान अपने ही पति का ऑपरेशन कर सकता है वो सच में बहुत रूथलेस होता है। लेकिन शेनली को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ पेशेंट कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति है, जिस पर वो 1 घंटे पहले पागलों की तरह चिल्ला रहा था। उसने अपने असिस्टेंट के हाथ से स्कैल्पल लिया और बड़े आराम से मेरे पेट पर एक 16 सेंटीमीटर का कट लगा दिया। ये ट्यूमर सर्जरी उसके पहले के ऑपरेशन से बहुत अलग नहीं थी। अगर ये फेल भी हो जाती तो भी ये एक्सेप्टेबल होता, क्योंकि इस सर्जरी की डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई थी और सक्सेस रेट बहुत कम। लेकिन अपने सालों के एक्सपीरियंस की वजह से उसे पूरा यकीन था कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। लेकिन एक्सीडेंट्स इंसान के कंट्रोल से बाहर होते हैं। जैसे कि शेनली ने कट के ठीक पास स्किन पर एक हल्का पिंक स्कार देखा। उसके हाथ अचानक हवा में ही रुक गए। असिस्टेंट्स भी थोड़े हैरान हो गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, खासकर तब जब पेशेंट की स्किन पहले ही काटी जा चुकी हो। डॉक्टर शेन पूरी तरह से सुन पड़ गया था। पूरे कमरे में सिर्फ मुझे पता था कि ऐसा क्यों हुआ। शेनली उस कार को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। ना जाने कितनी रातों को प्यार करते हुए उसने उस निशान को छुआ था और चूमा था। आज हो, ये तुम्हारा निशान है।
लेकिन ये मेरी पूरी जिंदगी का एक ऐसा घाव था जो मुझे उसे चाकू के वार से बचाते वक्त मिला था। उस साल जब मैं उसके लिए खाना लेकर गया था, एक पेशेंट का ऑपरेशन फेल हो गया था और उसने पागलों की तरह फ्रूट नाइफ लेकर लोगों पर हमला कर दिया था। उस वक्त वो बस एक रूकी डॉक्टर था, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। जब वो एक गिरे हुए मासूम पेशेंट को उठा रहा था तो वो चाकू सीधा उसके पेट की तरफ आ रहा था। मैंने उसे जोर से धक्का दे दिया और उस अफरा तफरी में वो चाकू सीधा मेरे पेट में घुस गया। शेनली ने तुरंत मेरे घाव को अपने हाथों से दबा लिया। उसकी उंगलियों के बीच से खून बहकर उसके पूरे हाथों पर लग गया था। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था। वो मुझे सहारा देकर इमरजेंसी रूम की तरफ दौड़ा। जब तक मेरे घाव का इलाज नहीं हो गया, उसकी उन खाली आंखों में जान वापस नहीं आई। उसने लाल आंखों से मुझे देखा और अपना सिर मेरी गर्दन में छुपा लिया। आजहू, तुम्हें इस तरह खून से लथपथ देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान ही निकल गई हो। काश तुम्हारी जगह मैं मर गया होता। मैंने हंसते हुए उसकी पीठ थपथपाई। तो फिर अब से तुम मेरे साथ और अच्छे से पेश आओगे ना? उसने मेरे कान को प्यार से चूमा और कहा, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। उस दिन वो मेरी बाहों में लेटा था, मेरे घाव को बहुत सावधानी से बचाते हुए। उसने बहुत सीरियसली कहा था, आजहो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। प्लीज आगे से थोड़ा अपने बारे में भी सोचा करो। जो इंसान पहले मुझे अपने बारे में सोचने के लिए कहता था, आज वही इंसान गुहाओ मिंग को मासूम बताकर मुझे बड़ा दिल रखने के लिए कह रहा था। असिस्टेंट ने धीरे से याद दिलाया, क्या कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर? शेनली ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसने जल्दी से 2 कदम आगे बढ़ाए और एक झटके में मेरे चेहरे पर रखा हुआ सर्जिकल क्लॉथ हटा दिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका चेहरा डर और निराशा से भर गया। तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? लेकिन उस वक्त मैं उसे कोई जवाब नहीं दे सकता था। एनेस्थीसिया के असर से मेरी आंखें भारी हो रही थीं, मेरा चेहरा पीला पड़ चुका था और मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था। ये सेपरेशन प्रोसेस का आखिरी स्टेज था। सच में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन बस थोड़ी ही देर की बात है, सब खत्म होने वाला है। शेनली की आवाज बहुत बुरी तरह कांप रही थी। आजो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो मुझे छूना चाहता था, लेकिन इन्फेक्शन के डर से छू नहीं सकता था। असिस्टेंट्स थोड़े हैरान थे। क्या डॉक्टर शेन को पता नहीं था कि जिस इंसान का वो ऑपरेशन कर रहे हैं वो उनका अपना पति है? लेकिन अपने प्रोफेशनलिज्म के कारण वे जल्दी ही नॉर्मल हो गए और अपना पूरा फोकस ऑपरेशन टेबल पर लगा दिया। सिस्टम ने मेरे दिमाग में एक ठंडी सी आवाज में कहा, शायद ये शेनली की जिंदगी की सबसे भारी सर्जरी होने वाली है। आखिरकार इस ऑपरेशन का सक्सेस रेट सिर्फ 1% है, तो किसी की भी हालत खराब हो जाएगी। उसने दोबारा स्कैल्पेल उठाया। उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं, लेकिन जल्द ही उसने अपनी जबरदस्त विल पावर से अपने कांपते हाथों पर काबू पा लिया। सालों के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की वजह से ऑपरेशन बहुत ही स्टेडी तरीके से आगे बढ़ा। एनेस्थीसिया चालू रखो, ट्यूमर में थोड़ी मूवमेंट है, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है। एम्बोलाइजेशन से ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करो, टिश्यूज को अलग करना जारी रखो और इन्फेक्टेड पार्ट को काटकर निकाल दो। सच में शेनली को पूरे हॉस्पिटल का सबसे नामी और सबसे यंग मिरेकल सर्जन ऐसे ही नहीं कहा जाता। बिल्कुल जैसा उसने कहा था, उसने सब कुछ संभाल लिया। असिस्टेंट की आवाज में खुशी झलक रही थी। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। वे लोग धीरे धीरे सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। ऑपरेशन का सक्सेसफुल होना तो पक्का था, क्योंकि मेरे लॉग आउट होने का टाइम अभी नहीं आया था। मेरे पास सिर्फ आखिरी के 2 घंटे बचे थे। प्रोसीजर के हिसाब से मुझे 1 घंटे तक ऑब्जर्वेशन रूम में रहना था। मेरे सारे वाइटल्स नॉर्मल देखने के बाद शेनली के चेहरे पर वापस वही शांत और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन आ गया। पूरे कमरे में अब सिर्फ मैं और वो बचे थे। कार एक्सीडेंट वाले दिन हॉस्पिटल क्लिनिक में हुई उस छोटी सी मुलाकात को छोड़कर हमें एक साथ टाइम बिताए हुए बहुत लंबा वक्त हो गया था। अब 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। उसने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इन्हीं हाथों से मुझे आजू का ऑपरेशन करना पड़ेगा। एनेस्थीसिया का असर बहुत जल्दी कम हो रहा था। ये सिस्टम की सेटिंग का कमाल था। मैंने अपनी आंखें खोली और उस पर ताना मारा, और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इन्हीं हाथों से तुम किसी और के लिए क्रेफिश छिलोगे। मैं भी इस दुनिया में उसी की तरह एक अनाथ था। अपनी कॉलेज की फीस हमने पाई पाई जोड़कर खुद भरी थी। मुझे याद है जब हम ग्रेजुएट हुए थे, हम इतने गरीब थे कि एक वॉशिंग मशीन भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। साउथ की सर्दियां इतनी ठंडी होती थीं कि कपड़े धोते वक्त मेरी उंगलियां सुन्न हो जाती थीं, लेकिन मैंने कभी उसे ठंडे पानी में हाथ डालने नहीं दिया। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे हाथ स्कैल्पेल पकड़ने और बहुत सी जिंदगियां और परिवार बचाने के लिए बने हैं। आजो, क्या तुम्हें डॉक्टर्स पर कोई खास फिल्टर लगा हुआ है? हाँ, मेरी ओरिजिनल दुनिया में मेरी जान भी एक डॉक्टर ने ही बचाई थी। मैं आजू के इस प्यार को कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। कमरे में इतनी शांति थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। शेनली मेरी बातों से एकदम सुन्न पड़ गया था। बहुत देर बाद उसने एक लंबी सांस छोड़ी। आजो, आमिंग मरने वाला है, क्या तुम प्लीज उसे माफ नहीं कर सकते? मैं धीरे से हंसा। मैं भी मरने ही वाला हूं, तो फिर मैं उसे माफ क्यों करूं? शेनली की आंखें अचानक से डार्क हो गईं। तुम नहीं मरोगे, क्या तुम्हें मेरे सर्जिकल स्किल्स पर भरोसा नहीं है? शायद उसे एहसास हो गया था कि अब मैं भी एक पेशेंट हूं, इसलिए उसकी आवाज थोड़ी सॉफ्ट हो गई। तुम्हें ये बीमारी कब हुई? मैंने एकदम रूखेपन से जवाब दिया। उसी दिन जब तुमने डिवोर्स की बात कही थी और तुम्हें यकीन नहीं हुआ था कि मैं सच में गायब हो जाऊंगा। वो मेरी बात सुनकर एकदम से चुप हो गया और उसे बात बदलने पर मजबूर होना पड़ा। मुझे पता है तुम्हें स्कार्स पसंद नहीं है,
मैंने वूंड को बहुत अच्छे से स्टिच किया है, निशान बहुत हल्का होगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में पसरी खामोशी उसे बहुत ऑकवर्ड फील करा रही थी। वो कुछ और कहना चाहता था, तभी एक छोटी सी नर्स अंदर आई। डॉक्टर शेन, आपका फोन लगातार बज रहा है। आज हो, मैं एक फोन अटेंड करके आता हूँ। थोड़ी देर बाद जब शेनली वापस आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। आज हो, एक बहुत जरूरी काम आ गया है, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। मैं नर्स को तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोल दूंगा। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि वो क्या करने जा रहा है। उसका ओरिजिनल प्लान था कि आज सुबह वो मुझसे डिवोर्स लेगा और दोपहर में गू हाओमिंग के साथ लॉन वेडिंग करेगा। डॉक्टर शेन तो सच में टाइम मैनेजमेंट के मास्टर हैं, बहुत बिजी रहते हैं। शेनली, मेरे पास इस दुनिया में अब 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। क्या तुम सच में मुझे आखिरी बार गुड बाय नहीं कहोगे? सच कहूं तो मैं भी उसके साथ और टाइम नहीं बिताना चाहता था। अगर वो रुक जाता तो मैं इसे इतने सालों के हमारे प्यार और शादी के लिए उसकी आखिरी रिस्पेक्ट मान लेता और शायद मैं उसे माफ भी कर देता ताकि उसका गिल्ट थोड़ा कम हो सके। लेकिन उसे ये मौका नहीं चाहिए था। शेनली खड़ा हो गया। 3 घंटे की लगातार सर्जरी के बाद भी वो पूरी तरह से फ्रेश और कॉन्फिडेंट लग रहा था। ऑपरेशन थिएटर में मुझे देखकर जो उसका कंट्रोल छूटा था वो अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। आज हो, जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तो मैं खुद तुम्हारे लिए एक साइकाइट्रिस्ट की अपॉइंटमेंट बुक करूंगा। मुझे सच में उसका ये काम और बॉसी एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसमें बात करने की कोई गुंजाइश ही ना हो। मैंने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, डॉक्टर शेन, मुझे उम्मीद है कि आपको अपने इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा। शेनली ने बिल्कुल इग्नोर करते हुए सोचा कि मैं फिर से नखरे कर रहा हूँ। उसने मुझे देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, नहीं होगा आज़ाओ, अभी तुम्हें बस आराम करने की जरूरत है। इतना कहकर वो दरवाजे से बाहर गायब हो गया, क्योंकि उसकी जेब में रखा फोन उसे कई बार अलर्ट कर चुका था। इस वक्त उसकी वेडिंग वेन्यू पूरी तरह से मेहमानों से भर चुकी होगी। गू हाओमिंग अब और इंतजार नहीं कर पा रहा होगा। मैं पूरी तरह से रिलैक्स था। शेनली, ये तुम्हारा अपना फैसला है। शेनली के जाने के बाद सिस्टम ने मेरे दिमाग में एक लंबी आह भरी। उसने अपना आखिरी मौका भी गवा दिया। मैं हैरान था कि सिस्टम के पास रिग्रेट जैसे इमोशंस भी हो सकते हैं। तुम बहुत अच्छे और सच्चे लड़के हो। मैंने प्राइवेटली तुम्हारे लिए एक मौका अरेंज किया था ताकि तुम इस दुनिया में अच्छे से रह सको। अगर आज वो तुम्हें चूज करता तो ये सक्सेसफुल सर्जरी एक रियलिटी बन जाती। मैं हंसा। तुम भूल गए, अगर आज वो रुक भी जाता तब भी मैं जिंदा नहीं रह पाता, क्योंकि गू हाओमिंग मुझे पहले ही टक्कर मार चुका था। सिस्टम कुछ देर के लिए शांत रहा। हाँ, मुझे पता है। होस्ट, क्या आप जानना चाहते हैं कि उस दिन गू हाओमिंग ने कार इतनी तेज क्यों चलाई थी? क्योंकि वो एयरपोर्ट जाकर शेनली को पिक करने की जल्दी में था। उस दिन शेनली अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहा था। उसे मिलने की जल्दी इसलिए थी क्योंकि शेनली मेरे साथ डिवोर्स पेपर साइन करने की जल्दी में था। इस अजीब सी किस्मत को देखकर मैंने एक लंबी सांस ली। भले ही मेरा एक्सीडेंट ना हुआ होता और मेरी सर्जरी भी सक्सेसफुल रहती, तब भी मैं उसके पास कभी नहीं लौटता। अब मैं उससे प्यार नहीं करता। सिस्टम ने हमारे प्यार के पूरे 10 साल देखे थे। क्यों? सिस्टम ने हैरानी से पूछा। क्या तुम सिस्टम नहीं हो? तुम्हें ये बात कैसे नहीं पता? अरे, सिस्टम के पास भी सारी ताकतें नहीं होती। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है ना। मैं मुस्कुरा दिया। गू हाओमिंग के घर में कोई डॉग है ही नहीं। ये बात खुद शेनली ने मुझे पहले बताई थी। उसके टीचर और उसके जूनियर दोनों को जानवरों के बालों से एलर्जी है। जिस इंसान को जानवरों से एलर्जी हो वो अपने घर में डॉग कैसे पाल सकता है? सिस्टम काफी देर तक शांत रहा। मतलब उस रात वो किसी डॉग को नहला ही नहीं रहे थे। फोन पर जो आवाज आई थी, कपड़े उतर चुके हैं, जल्दी आओ, ये सब कुछ साफ करने के लिए काफी था। वो बॉडी और सोल दोनों से मुझे धोखा दे चुका था और फिर भी कितनी आसानी से मुझसे झूठ बोल रहा था। सिस्टम, वो अब गंदा हो चुका है, मैं उसे वापस नहीं अपना सकता। सिस्टम ने पहली बार एक गाली दी। डैम इट, तो फिर उसे भाड़ में जाने दो। इमरजेंसी, पेशेंट की हेवी ब्लीडिंग हो रही है, टिश्यू इन्फेक्शन, डॉक्टर शेन की सर्जरी के बहुत बड़े साइड इफेक्ट शुरू हो गए हैं, हार्ट बीट रुक रही है, डिफिब्रिलेटर तैयार करो। पेशेंट के लिवर और किडनी अचानक कैसे फट गए? सच तो यह है कि मेरा सेपरेशन प्रोसेस पूरा हो चुका था। मेरी आत्मा हवा में तैर रही थी और मैं अपनी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म होते हुए देख रहा था। डॉक्टर शेन का फोन क्यों नहीं लग रहा है? एक बार लगा था लेकिन किसी ने काट दिया। मैंने सिस्टम से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि फोन किसने काटा था? वाओ, क्या मजेदार ड्रामा है। वो गू हाओमिंग था। सिस्टम ने किसी व्यूअर की तरह एक्साइटेडली कहा, चलो होस्ट, ये सिस्टम आपको वेडिंग में लेके चलता है। सिस्टम सच में बहुत क्यूट होता जा रहा था। जाने से पहले मैंने ऑपरेशन टेबल पर पड़ी अपनी बॉडी को देखा। कार एक्सीडेंट की सारी चोटें अब बाहर आ चुकी थी, तो ये इतनी भयानक थी। पूरी बॉडी चकनाचूर हो चुकी थी। मेरी आर्म्स और बायां पैर बहुत ही अजीब तरीके से मुड़े हुए थे, शायद वो टूट चुके थे। कितनी बुरी हालत है। शुक्र है कि मैंने उस छोटी बच्ची को धक्का दे दिया था। वो बहुत क्यूट थी। अच्छा हुआ कि उसे कुछ नहीं हुआ। दूसरों की वेडिंग देखने में बड़ा मजा आता है। वहां फूलों के पहाड़ लगे थे, रंग बिरंगे गुब्बारे हवा में तैर रहे थे, एकदम खुशी का माहौल था। बस फर्क इतना था कि ये खुशी उन्होंने चुराई थी। सिस्टम, उस लंबी टेबल पर रखी रेड वाइन काफी अच्छी लग रही है। होस्ट, आप बहुत खुश लग रहे हैं। क्या मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा कि ये आपके पति की शादी है? मैंने मुंह बनाया, क्योंकि अब मैं बस घर वापस जाने वाला हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं खुश हूँ। जहां तक शेनली की बात है, अब वो मुझे हर्ट नहीं कर सकता। जब मुझे पहली बार उसके धोखे के बारे में पता चला था तो मैं बहुत उदास हुआ था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं खुद पे डाउट करने लगा था। मैं पूरी रात सो नहीं पाता था। आंखें बंद करते ही मुझे सिर्फ शेनली और गू हाओमिंग नजर आते थे। उनका एक दूसरे को किस करना और साथ में बिस्तर पर लेटना। मैंने जिस दुनिया को इतने प्यार से संभाला था वो पूरी तरह से तबाह हो गई थी।
लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ऐसे सोचना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। किसी और की बेवफाई के लिए अपने जैसे अच्छे इंसान को सजा देना सही नहीं है। मुझे बस कोशिश करनी है और खुद के लिए एक नई सुबह तलाशनी है। होस्ट, देखो उस घटिया इंसान को। शनली सफेद वेडिंग सूट पहने उस लॉन में आया। वो बहुत अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट लग रहा था। ग्रूम भी काफी हैंडसम लग रहा था। कम से कम उसके चेहरे पर 3 दिन पहले मुझे टक्कर मारने का कोई डर नहीं दिख रहा था। मैं धीरे से तैरता हुआ शनली के पास गया और उसे धीरे से गू हाउमिंग से पूछते हुए सुना, मेरा फोन कहाँ है? गू हाउमिंग की आंखें चमक उठीं। मैंने उसे मेकअप रूम में रख दिया था। तुम्हारे सूट की पॉकेट्स में फोन नहीं आ रहा था। क्या कोई कॉल आया था? हाँ, शायद एक कॉल आया था, गू हाउमिंग ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या मैं जाकर ले आऊं? लेकिन वेडिंग बस शुरू ही होने वाली है। शनली थोड़ी देर रुका। कोई बात नहीं, उसने सामने देखते हुए एकदम शांति से कहा। मुझे नहीं पता कि उसे हमारी शादी का वक्त याद आया या नहीं। हम इतने गरीब थे कि सिर्फ एक प्लेन सी रिंग ही अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन फिर भी हम बहुत खुश थे। आजो, क्या तुम्हें मुझ जैसे गरीब से शादी करके पछतावा है? बिल्कुल नहीं, डॉक्टर शेन में बहुत पोटेंशियल है, सच में। बाद में उसने मुझे एक बहुत बड़ी डायमंड रिंग गिफ्ट की थी, लेकिन तब मुझे वो खुशी नहीं मिली जो शुरुआत में थी। आजो, मेरे जूनियर को एक टर्मिनल बीमारी है और वो मरने वाला है। क्या मैं उसकी एक आखिरी इच्छा पूरी कर सकता हूँ? वो अभी सिर्फ 26 साल का है। मुझे उस पर तरस आता है। हाँ बिल्कुल, आजो, उसकी आखिरी इच्छा मुझसे शादी करने की है। मैं वहीं सुन रह गया था। शनली, ये विश बिल्कुल बकवास है, लेकिन वो मरने वाला है। वो मरने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और के पति और किसी और के प्यार पर हक जमा ले। शनली, ये विश पूरी तरह से गलत है। उस दिन वो बालकनी में बहुत देर तक खड़ा रहा और आखिर में बहुत ठंडे लहजे में बोला, आजो बदल गया है। वो अब पहले जैसा अच्छा इंसान नहीं रहा और फिर वो मुझे अकेले उस खाली कमरे में छोड़कर चला गया। शनली, क्या तुम भूल गए कि मुझे अकेलेपन से सबसे ज्यादा डर लगता है? मैं उस खाली लिविंग रूम में बैठा रहा। मैंने एक एक करके घर की सारी लाइट्स जला दी, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अधूरा लग रहा था। आखिर में मैंने अपना सिर घुटनों में छुपा लिया और सिकुड़ कर रोने लगा। मैं नहीं बदला था शनली, तुम बदल गए हो। जब वो गू हाउमिंग के साथ था तो मैंने कॉल किया था। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है शनली, बहुत दर्द है। उस दिन वो गू हाउमिंग के साथ फेरिस व्हील के सबसे ऊंचे पॉइंट पर था। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर किस करने से प्यार हमेशा के लिए अमर हो जाता है। सच तो ये था कि मुझे कोई पेट दर्द नहीं था। मैं उसी फेरिस व्हील के ठीक नीचे खड़ा था, उन्हें एक दूसरे के इतने करीब बैठे हुए देख रहा था। मुझे सच में दिल में दर्द हो रहा था। शनली को मेरी हेल्थ के बारे में बहुत अच्छे से पता था, लेकिन फोन पर उसकी आवाज बहुत रूखी और ठंडी थी। आजो, मैं एक सर्जन हूँ, कोई गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट नहीं। उस पल मुझे इतनी तकलीफ हुई जैसे मैं अभी मर जाऊंगा। जब सामने वाला इंसान आपके छोटे मोटे नखरों को बर्दाश्त करना छोड़ दे तो इसका मतलब है कि अब वो आपसे प्यार नहीं करता। प्यार करना और ना करना हमेशा से एकदम साफ होता है। सिस्टम, क्या रिंग्स एक्सचेंज करने का वक्त आ गया है? वो डायमंड रिंग तो बहुत चमक रही है। काफी पैसे खर्च किए होंगे इस पर। सिस्टम मेरी बात पर हंसने ही वाला था। होस्ट, क्या आपको इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि पुलिस कब आ रही है? क्या जल्दी है, उन्हें थोड़ी देर और खुशी मनाने दो। इस तरह से जब सच सामने आएगा तो दर्द भी उतना ही गहरा होगा। गू हाउमिंग ने मुस्कुराते हुए शनली की तरफ देखा। सीनियर, सच तो यह है कि मैं आपको बहुत लंबे वक्त से पसंद करता हूं। आज मेरी ये विश आखिरकार पूरी हो गई। शनली का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब सा हो गया। उसने अपनी आंखें झुका लीं, जैसे वो कहीं खो गया हो। शायद उसे वो वक्त याद आ गया जब हमारी शादी हुई थी और उसने भी मुझसे यही बात कही थी। आजो, आखिरकार तुम्हारी ये विश पूरी हो गई। कितनी अजीब बात है ना कि आज वो हॉस्पिटल में मुझे अकेले मरने के लिए छोड़कर किसी और की विश पूरी करने आया है। उसने शायद अभी कुछ ही देर पहले हमारी वेडिंग रिंग उतारी होगी, क्योंकि उसकी रिंग फिंगर पर अभी भी उस अंगूठी का हल्का सा निशान था, लेकिन मेरे हाथ पर कोई निशान नहीं था। जिस रिंग को मैंने कभी अपनी सबसे कीमती चीज माना था, उसे मैंने उसी दिन डस्टबिन में फेंक दिया था, जिस दिन उसने गू हाउमिंग से शादी के लिए हाँ कहा था। अब मुझे वो कभी नहीं चाहिए थी। अब शनली अपने खूबसूरत हाथों से उस डायमंड रिंग को उठाकर गू हाउमिंग को पहनाने ही वाला था कि तभी एंट्रेंस गेट के फूलों के पास से कुछ पुलिस ऑफिसर्स अंदर घुस आए। सिस्टम की आवाज में बहुत एक्साइटमेंट थी। ओह, तो आखिरकार ड्रामा शुरू हो ही गया। तुम इतने एक्साइटेड लग रहे हो। क्या तुम्हें टाइम पास के लिए थोड़े सनफ्लावर सीड्स ला दूं? अरे होस्ट, आप भूल गए कि मैं अभी अपनी ड्यूटी पर हूँ। सिस्टम की बात पर मुझे हंसी आ गई। गू हाउमिंग, हमें शिकायत मिली है कि आप एक हिट एंड रन केस में शामिल हैं। गू हाउमिंग के होंठ बुरी तरह कांपने लगे। एक डूबते हुए इंसान की तरह उसने शनली का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने कुछ नहीं किया है। पुलिस वालों को ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों की आदत थी। उन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट होकर कहा, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि इस महीने की 11 तारीख को दोपहर 2:10 पर आपकी कार, जिसका नंबर XX है, उसने वांगहाई रोड पर ओवर स्पीडिंग करते हुए एक लड़के को टक्कर मारी और आप वहां से भाग निकले। ये सुनते ही मैंने देखा कि शनली की उंगलियां कांप उठीं। वो इतना समझदार तो था ही कि उसे तुरंत याद आ जाए कि उस दिन उसी टाइम पर गू हाउमिंग उसे ही तो पिक करने आ रहा था। शनली का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और 2 कदम पीछे हट गया। उसने गू हाउमिंग को घूरते हुए कहा, उस दिन तुम मुझे पिक करने के लिए एक दूसरी कार लेकर आए थे। क्या वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया था? गू हाउमिंग बुरी तरह कांप रहा था। शनली से कंट्रोल नहीं हुआ और उसने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। क्या तुमने आजू को टक्कर मारी थी? गू हाउमिंग हकलाते हुए बोला।
सीनियर, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता, ये इम्पॉसिबल है, वहां तो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पुलिस ऑफिसर ने एकदम शांति से उसे बताया, सीसीटीवी कैमरा वहां था, वो एक्सीडेंट से ठीक एक दिन पहले ही लगाया गया था। ये सुनकर गु हाओमिंग का शरीर सुन्न पड़ गया। और हाँ, आपको एक और बात बतानी है, आप पर फेक मेडिकल रिकॉर्ड्स खरीदने का इल्जाम है, आपको इन्वेस्टिगेशन में हमारा साथ देना होगा। ये सुनते ही गु हाओमिंग का चेहरा पीला पड़ गया, उसके पैरों से पूरी ताकत खत्म हो गई। आखिरकार वो एक जिंदा लाश की तरह पुलिस के साथ चला गया। अब उसे सिर्फ कानून की सजा का इंतजार करना था। वहां खड़े सारे मेहमान गुस्से में बड़बड़ाने लगे, कितनी शर्मिंदगी की बात है, अपनी शादी वाले दिन ही अरेस्ट हो गया। बाहर से देखने में कितना सीधा लगता था, लेकिन किसी को टक्कर मारकर भाग गया, कितना क्रूर इंसान है ये। तो मतलब ये बीमार भी नहीं था, फेक रिकॉर्ड्स खरीदकर टर्मिनल बीमारी का नाटक कर रहा था, हमारे आंसू बर्बाद किए। कितना घटिया इंसान है। क्या ग्रूम इतना बड़ा डॉक्टर नहीं है? क्या उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी? ये सब बातें शेनली के कानों में पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। होस्ट, क्या शेनली को सच में कुछ पता नहीं था? मैंने हंसकर कहा, शायद वो खुद ही ये सच नहीं देखना चाहता था। वो तो एक हीरो बनकर अपने राजकुमार को बचाना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो खुद ही एक विलेन बन चुका था। सिस्टम ने मजे लेते हुए कहा। उसी वक्त शेनली ने मेकअप रूम से अपना फोन निकाला, लेकिन अफसोस फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी और स्क्रीन ब्लैक थी। वो तुरंत मुड़ा और तेज कदमों से पार्किंग लॉट की तरफ भागा। वो इतनी जल्दबाजी में था कि बीच में वो गिर भी गया। उसने जोर से एक्सेलरेटर दबाया और हॉस्पिटल की तरफ कार दौड़ा दी। होस्ट, मुझे लगता है उसने कई रेड लाइट्स तोड़ दी हैं, तो फिर अब उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होने का इंतजार करना चाहिए। शेनली ने घबराहट में अपने होंठ काटे। उसने अपना वेडिंग सूट तक चेंज नहीं किया और सीधा हॉस्पिटल के वार्ड की तरफ दौड़ा। आजू कहाँ है? फूजू कहाँ है? वहां मौजूद सभी लोग उसके इस पागलपन को देखकर डर गए। डॉक्टर शेन, यहाँ फूजू नाम का कोई पेशेंट नहीं है। यहाँ कैसे नहीं है? क्या तुम लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो? शुक्र है कि उसके असिस्टेंट ने आकर उसे रोक लिया और डरते हुए बोला, डॉक्टर, यहाँ सच में फूजू नाम का कोई नहीं है। जो डॉक्टर शेनली काम के वक्त हमेशा शांत और कॉन्फिडेंट रहता था, आज वो अपना पूरा कंट्रोल और होश खो चुका था। तो फिर वो कहाँ गया? फूजू, वो मॉर्चरी में है। शेनली का शरीर 2 बार लड़खड़ाया। उसने जोर से अपने असिस्टेंट के कपड़े पकड़ लिए। ऐसा नहीं हो सकता, वो बिल्कुल ठीक था, ऑपरेशन सक्सेसफुल था, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मॉर्चरी की तरफ जाते वक्त असिस्टेंट के बोले गए हर एक शब्द के साथ शेनली का चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था। उसके अंदर के सारे ऑर्गन्स इस तरह से डैमेज हो गए थे जैसे कोई बहुत भारी चीज उन पर गिरी हो, जैसे कोई बहुत भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ हो। शेनली बस अपने आप से बड़बड़ा रहा था, ये इम्पॉसिबल है, ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल था। असिस्टेंट को आखिरकार उसे सच बताना ही पड़ा। आपने जहां स्टिचेस लगाए थे वो पूरी तरह से फट चुके हैं। शेनली के पैर ऐसे भारी हो गए थे जैसे उनमें सीसा भर गया हो। वो लगभग चल ही नहीं पा रहा था और ट्यूमर भी पूरी तरह से फैल गया था। आसपास के टिश्यूज भी डैमेज हो चुके थे। ये शब्द किसी हथौड़े की तरह सीधे उसके दिल पर लगे। इसका मतलब था कि उसकी सर्जरी पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। वो मिरेकल डॉक्टर आज पूरी तरह हार गया था। उसने आज तक अनगिनत सर्जरीज की थीं, लेकिन अपने ही पति के ट्यूमर सर्जरी में वो फेल हो गया। ये उसके कॉन्फिडेंस पर एक बहुत बड़ा और जानलेवा भार था। शेनली के गले से कुछ आवाजें निकलीं। वो किस वक्त गुजरा? आपके हॉस्पिटल से जाने के ठीक 1 घंटे बाद। उस वक्त वो क्या कर रहा था? वो वेडिंग में था, गु हाओमिंग के साथ अपनी वेडिंग में, जब चारों तरफ खूबसूरत फूल और गुब्बारे थे, जब हर तरफ खुशी का माहौल था। ठीक उसी वक्त उसका पति अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। शेनली की मेरे चेहरे से वो सफेद कपड़ा हटाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे उसे पार्किंसंस बीमारी हो गई हो। जल्दी हटाओ ना, इसे हटाते ही सिस्टम का प्रोसेस खत्म हो जाएगा और मैं अपने डैड के पास घर वापस जा सकूंगा। आखिरकार शेनली ने अपनी आंखें बंद की और एक झटके में उस कपड़े को हटा दिया। मैंने भी अपनी डेड बॉडी देखी। ये बहुत ही भयानक लग रही थी। मेरी बॉडी इतनी बुरी तरह से टूटी हुई थी कि उसे देखा तक नहीं जा रहा था। सिस्टम ने मेरे पास खड़े होकर एक लंबी आह भरी। शेनली ने पहले मेरी डेड बॉडी को बहुत शांति से देखा, फिर बहुत ही प्यार से मेरे चेहरे को सहलाने लगा। आखिर में उसने मेरे हाथ को अपने होठों से लगा लिया। आजो, उठ जाओ, चलो घर चलते हैं। अब हम डिवोर्स नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे, ठीक है? उस मॉर्चरी में सिर्फ सन्नाटा था। कोई उसे जवाब देने वाला नहीं था। असिस्टेंट बेचारा वहीं पास खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शेनली ने मेरी डेड बॉडी को बहुत कसकर गले लगा लिया और धीरे धीरे पागलों की तरह रोने लगा। फूजो, मुझे जवाब दो, उठ जाओ, चलो घर चलें प्लीज। मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूं, आजो प्लीज। उसकी आंखों से आंसू गिरकर मेरी गर्दन पर आ रहे थे। मैंने परेशान होकर कहा, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। सिस्टम, क्या इसके रोने से मेरी बॉडी गंदी नहीं हो जाएगी? होस्ट, बस सब खत्म ही होने वाला है, थोड़ा सा और सब्र कीजिए। और कितना टाइम लगेगा? रात के 12 बजे आप अपनी ओरिजिनल दुनिया में वापस चले जाएंगे, ठीक है? मतलब कुछ घंटे और बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरी बॉडी मेरे साथ घर वापस नहीं जा सकती। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने किसी तरह समझा बुझाकर शेनली को घर भेजा। एक मिरेकल डॉक्टर का मॉर्चरी में बैठकर पागलों की तरह रोना सच में किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हें आजो के आखिरी राइट्स की भी तो तैयारी करनी है ना? जाने से पहले शेनली ने मेरे माथे को कई बार चूमा। मुझे ये देखकर बहुत चिढ़ हो रही थी। यहाँ तक कि सिस्टम ने भी धीरे से गाली दी। पागल इंसान,
अपने कॉलीग्स के बार बार कहने पर आखिरकार शेन ली किसी जिंदा लाश की तरह मोचली से बाहर निकला। उसने मुड़कर एकदम शांत आवाज में अपने असिस्टेंट से पूछा, क्या जाने से पहले आजो ने कुछ कहा था? असिस्टेंट हिचकिचाते हुए बोला, हाँ। शेन ली की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने कहा था, आपको शादी की बहुत बहुत बधाई, और अब हम कभी नहीं मिलेंगे। डॉक्टर शेन, आपको क्या हुआ? शेन ली जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटने जमीन से टकराए और एक तेज आवाज आई, लेकिन उसे जैसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। वो तुरंत खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए बाहर की तरफ भागने लगा। मुझे घर जाना है। आजो ने कहा था कि उसके पेट में दर्द है। उसने अपनी चाबी से हमारे पुराने घर का ताला खोला। अंदर एकदम अंधेरा था, सिर्फ खिड़की के बाहर जल रही शहर की लाइटों की रोशनी अंदर आ रही थी। उसे तो शायद ये भी याद नहीं था कि लिविंग रूम के लाइट्स का स्विच कहाँ है, क्योंकि पहले जब भी वो घर आता था तो लाइट्स हमेशा ऑन रहती थी और मैं सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता था। उसने जोर से पुकारा, आजो। जाहिर है उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी अंदर के कमरे से एक जोरदार आवाज आई। शेन ली तुरंत बेडरूम की तरफ दौड़ा, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी जान ही निकाल ली हो। जाहिर है बेडरूम में कोई नहीं था। वो आवाज एक फोटो फ्रेम के जमीन पर गिरने की थी। उस ब्राइट लाइट के नीचे वो काफी देर तक सुन्न खड़ा रहा। पूरा घर इतना खाली लग रहा था जैसे यहाँ कभी कोई रहा ही ना हो। होस्ट, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उसके लिए पीछे कोई भी याद नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने अपनी सारी चीजें डोनेट कर दी थी। हमारी जॉइंट फोटोज में सिर्फ उसका आधा हिस्सा बचा था। यहाँ तक कि हमारी वेडिंग फोटो भी सिर्फ आधी ही बची थी। उसका आधा फटा हुआ चेहरा जमीन पर पड़ा था। आखिरकार वो दीवार के सहारे बेजान होकर नीचे बैठ गया। उसने अपना सिर अपने हाथों में छुपा लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं उस रात रोया था जब मुझे उसके धोखे के बारे में पता चला था। वो एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। आखिर वो हमारे 10 साल थे, 10 दिन नहीं। पहले वो हल्की आवाज में रो रहा था, लेकिन बाद में वो फूट फूट कर रोने लगा। आजो, मुझे माफ कर दो। मैं सच में गलत था। प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, वापस लौट आओ। शायद वो भूल गया था कि उसने एक बार मुझसे कहा था कि मुझ जैसे स्ट्रांग इंसान को रोते हुए देखना मजाक लगता है, लेकिन अब वो खुद पागलों की तरह रो रहा था। तभी एक सफेद रोशनी चमकी। होस्ट, अलविदा। मैं समझ गया कि अब मेरे घर जाने का वक्त आ गया है। होस्ट, क्या आप मुझे भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं सिस्टम, तुम बहुत क्यूट हो। सिस्टम, शुक्रिया इस अलग और यादगार सफर में मेरे साथ रहने के लिए। बाय। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। उस दिन के बाद शेन ली ने बहुत लंबे वक्त तक किसी ऑपरेशन टेबल पर कदम नहीं रखा। उसे PTSD हो गया था। जैसे ही वो किसी ऑपरेशन टेबल के पास जाता, उसे ऐसा लगता जैसे मैं वहां लेटा हूं। वो बस वहां से भाग जाना चाहता था। डॉक्टर शेन, क्या आप सच में आज ये सर्जरी करना चाहते हैं? शेन ली ने अपने असिस्टेंट को हाँ में सिर हिलाया। आजो को मेरा डॉक्टर होना पसंद था। अगर मैं सर्जरी नहीं करूंगा तो मैं डॉक्टर कैसे कहलाऊंगा? उसने खुद पर हंसते हुए अपने सर्जिकल कपड़े पहन लिए। एनेस्थीसिया के बाद 15 सेंटीमीटर का कट लगाना था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक पेशेंट की हैवी ब्लीडिंग शुरू हो गई। शेन ली की सांसें तेज होने लगी। उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। उसके दिमाग में बार बार मेरा वो चेहरा आ रहा था जब मैं ऑपरेशन टेबल पर लेटा था, और फिर मेरा वो चेहरा जब मैं मॉर्चुरी में पड़ा था। डॉक्टर शेन, पेशेंट को भारी ब्लीडिंग हो रही है। इन्फेक्शन आसपास के टिश्यूज में फैल गया है। बाद में हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स लंच के टाइम इसी बात पर चर्चा करते थे। वो सर्जरी एक बहुत बड़ा फेलियर थी। लीड सर्जन बीच में ही ऑपरेशन थिएटर से भाग गया था, जिसकी वजह से पेशेंट को ऐसी चोटें आईं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता था। उस लीड सर्जन को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। मेरे जाने के बाद शेन ली अब कोई मिरेकल डॉक्टर नहीं रहा था, यहाँ तक कि अब वो डॉक्टर भी नहीं बन सकता था। 3 साल बाद जब शेन ली जेल से बाहर आया तो टूम स्वीपिंग फेस्टिवल का दिन था। उसके हाथ में लिली के फूल थे जो मुझे बहुत पसंद थे। मेरी कब्र बहुत साफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अक्सर मुझसे मिलने आता है। टूमस्टोन पर लगी मेरी उस मुस्कुराती हुई फोटो ने उसके दिल को अंदर तक हिला दिया। उस फोटो में मैं बहुत जवान लग रहा था, लेकिन वो इन 3 सालों में ऐसा लग रहा था जैसे 30 साल बूढ़ा हो गया हो। उसने जैसे ही मेरी फोटो को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी पीछे से एक 6-7 साल की बच्ची की आवाज आई, छूना मत, दूर हटो, तुम्हें मेरे गॉडफादर को छूने का कोई हक नहीं है। वो वही छोटी बच्ची थी जिसकी जान मैंने बचाई थी। चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे घटिया पति ने मेरे गॉडफादर को मार डाला। हम तुम्हें यहाँ नहीं आने देंगे। शेन ली ने एक बहुत कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना रूथलेस हो सकता हूँ कि मैं अपने आखिरी राइट्स करने का हक भी उसे नहीं दूंगा और अपनी सारी जिम्मेदारी उस छोटी बच्ची के परिवार को सौंप दूंगा। शेन ली अकेलेपन में डूबा हुआ उस कब्रिस्तान से बाहर निकला। उसने ऊपर उस ग्रे और उदास आसमान की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी रोने ही वाला हो।